संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार। मैं टीना चौहान। गणतंत्र दिवस का मतलब है गणतंत्र। गण यानी कि जनता जिसको बोला जाता है, डेमोक्रेसी, और अंग्रेजी में रिपब्लिक डे बोला जाता है। आम भाषा में प्रजासत्ताक दिवस बोलते हैं। अगर आम भाषा में बोला जाए, प्रजा का सत्ता का दिवस मतलब इसके पहले भारत में सब जानते कि राजा महाराजा रियासतें हुआ करती थी। तो एक राजा का शासन हुआ, मतलब प्रजा उसकी गुलाम हुआ करती थी। राजा का जो भी आदेश होता था वो थोपा जाता था। तो रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की अगर जड़ें देखिए तो प्राचीन काल में ही है। भारत का प्राचीन जो गणतंत्र जो शब्द है, ये भारत से लिया गया है, कहीं बाहर से नहीं लाया गया। हालांकि लोग कहते हैं कि ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये जो मूलभूत प्रिंसिपल है, जो हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल्स में है, हमने उस पर चर्चा भी की है। तो गणतंत्र एक प्रकार की डेमोक्रेसी है जिसमें प्रजासत्ताक दिवस, प्रजा का सत्ता का दिन इस रूप में माना जाती है। तो क्या, अगर हम समीक्षा करेंगे, अभी 2025 चल रहा है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और लागू हुए लगभग 75 साल पूरे हुए, और हम लगभग 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और आज के दिन ही आपने अधिकतर देखा होगा जो गाने बज रहे हैं, जिसका बड़े बड़े वो लगा के, या जो झंडा फहरा रहे हैं, उसमें क्या गुण गाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, भारत तो पिता कहाँ है, माता बोलते हैं। मतलब भाई शब्दों को ध्यान देना चाहिए। मतलब ये इसके विरोध में नहीं है। दूसरी बात, बड़े वो जो हमारे शहीद है, जो स्वतंत्रता सेनानी है, या बॉर्डर पे जो सैनिक है, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो आज के दिन तो कोई शहीद नहीं हुआ, वो शहीद के दिन मतलब वो गाने बजाते हैं, जबकि वो पुष्पांजलि 15 अगस्त की बात है। लेकिन इसमें संविधान की क्या उपलब्धि है, खासकर आपने अगर गणतंत्र दिवस परेड अगर आप देखेंगे तो अलग अलग राज्यों की जो झांकियां होती है, सेना की क्या ताकत होती है, ये सब दर्शाने के लिए भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम होती है। मानसिकता अलग तरह की है जी। सर, जैसे कि हमने ये चर्चा की है तो इसके संदर्भ में बात आई, तो एक तरीके से हम ये जोड़ सकते हैं कि जब देश स्वतंत्र टीना, हुआ आपकी वॉइस उसके कम आ रही है, बाद ही हमारे टीना आवाज कम है, बोल जैसे रहा आवाज करो। अ, जैसे अभी हमने स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ से स्टार्ट करके गणतंत्र दिवस तक की यात्रा की है, तो उसी संदर्भ में हम शहीदों के जो गाने हैं या देशभक्ति गीत जो है उसको देख सकते हैं। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो गणतंत्र दिवस है उसकी हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी, लेकिन हर साल जब हम इस दिवस को मनाते हैं तो कौन सी बातों को हमारे मस्तिष्क में शामिल करना चाहिए ताकि आम नागरिक उस प्रकार से इस दिवस को मनाए? उत्सव किस प्रकार से मनाना चाहिए, क्या क्या किया जाना चाहिए आज के दिन जो खास? 15 अगस्त 1947 को जो उपनिवेश राज्य था, अंग्रेजों का अधीन भारत था, उसको आजाद हो गया। ट्रांसफर ऑफ पावर बोलते हैं उसको। बेसिकली आजादी का ऐसा कोई जश्न नहीं है, जो कानूनी भाषा में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद में उसको आजादी बोल सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि लोग उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं आजादी और असली आजादी। जो हमारे मूल निवासी बहुजनों की जो असली आजादी है, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, जो जो अल्पसंख्यक, जितने धार्मिक अल्पसंख्यक है, इसको इनको जो आजादी मिली है, असली आजादी तो संविधान से मिली है। संविधान के जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, सारी जो चीजें है, उसकी वजह से मिली है। 15 अगस्त 47 को नहीं मिला। एक अंग्रेज, गोरा अंग्रेज चला गया, काले अंग्रेज, काले अंग्रेजों का राज आया, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। तो इसलिए ये नहीं कह सकते ये सारी चीजें हैं। तो इन असली आजादी 26 जनवरी 1950 के लागू, और तो उसी दिन को ही लोगों को क्यों मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो सारे जो चीजें लिखित दी गई है और मौलिक अधिकार है, अन्य जो उपबंध किए गए हैं,
तो ये तभी उनकी आजादी है, क्योंकि इस तरह की 2000 वर्षों में इस तरह की आजादी भारत देश में नहीं थी। सम्राट अशोक का काल, मौर्य जो हम लोग स्वर्ण युग बोलते हैं, बुद्धा का काल, सम्राट अशोक का काल अगर छोड़ दिया जाए तो वो सारा जो यहाँ अधिकतर जो राज करते हैं जमात, मतलब मनुस्मृति का ही कानून लागू किया है ब्राह्मणों ने, 3% ब्राह्मणों ने। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ, इसीलिए मैं उसके पहले भी पूर्व में कहा है कि जब अंग्रेज देश में आए तो उन्होंने देखा कि कितनी बिगड़ी हुई व्यवस्था थी। मतलब अगर आप बहुत पुरानी बात करेंगे कि एक मर्डर की एक सजा, एक उदाहरण में देना चाहूंगा इस मौके पर, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये संविधान की वजह से है। अगर मर्डर कर दिया है किसी का धारा 302 में, तो मर्डर का जो प्रोविजन है और हत्या की जो सजा है वो बराबर है। लेकिन मनुस्मृति में क्या कर दिया, अगर वो ब्राह्मण है तो उसको खाली गांव से निकाल देते थे, देश उसको निकाल देते थे। अगर क्षत्रिय है तो उसको कुछ कोड़े बरसाते थे, उसको कुछ संपत्ति राष्ट्र कर लेते, और इसको तो हत्या कर देते थे शूद्रों की। अति शूद्र की तो गिनती नहीं, जो अनटचेबल जिनको बोला जाता है, या आदिवासी जो लोग है वो तो जंगलों में रहते थे। मतलब ये तो जो वर्ण व्यवस्था है इसके बाहर के लोग हैं। तो आप सोचिए कि एक ही अपराध के लिए अलग अलग तरह के दंड, ये भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो कानून अंग्रेजों ने लाया, तो वो धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। अगर 1600 से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो धीरे धीरे सारी चीजें करती है, और यहाँ देखते हैं कि अब महिलाओं को जिंदा जला देने की प्रथा है, कोई पुलिया है तो उनको बच्चों की बलि दी जाती थी, नरबलि जैसी चीजें होती है। इवन और भी देखेंगे कि वो एक सजाओं के बारे में है। पहले प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, प्रिवी काउंसिल में अंग्रेज लोग कभी भी ब्राह्मणों को जज नहीं बनाते थे, क्योंकि उनके अंदर जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता था। निष्पक्षता की भावना न्याय करने के लिए नहीं होती थी, कास्ट बायस है, इसलिए आज भी वो स्थिति है। तो ये सारी जो चीजें, जितनी बुराइयां थी, जो दूर करने के लिए वो करना चाहिए, या जो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और देश की रचना करना के लिए तो संविधान की रचना की गई, और उसमें सारी चीजें अभी हुई नहीं है, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। अभी भी वही मानसिकता है उनकी। अभी भी कह रहे हैं कि अभी कुंभ मेला लगा है तो बोले एक अलग संविधान बनाया गया है। मतलब कुछ तो भी चल रहा है देश के अंदर, लोकतंत्र पूरी तरह से लागू नहीं है जी। जी धन्यवाद। हमारे साथ एक और मेहमान अमोल जी भी जुड़े हुए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अ, आप अपना माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आपसे भी चर्चा की जा सके। जी मिलिंद जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे कि अभी हमने इस मुद्दे पर मैडम चर्चा 2 मिनट बाद मैं बात रोकूंगा, 2 मिनट बाद बाइक पे हूँ, घर पहुंच रहा हूँ, जी 2 मिनट। तो सर हमने जैसे गणतंत्र दिवस को किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए उसके संदर्भ में हमारी चर्चा की शुरुआत की। तो मुझे इस संविधान के बारे में जागरूकता लोगों में फैलानी चाहिए, क्योंकि संविधान ही वो चीज है जिससे कि पूरा देश संचालित होता है, एक व्यवस्था है एक तरीके से। तो ये जिस प्रकार का कार्यक्रम हम चला रहे हैं, इसके माध्यम से संविधान की जो जानकारी लोगों तक पहुंच रही है आसान शब्दों में, तो इस प्रकार की जो ये पहल है, ये कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस को साकार करने का एक अच्छा काम लगता है। अब सर गणतंत्र दिवस के पहले जो एक दिन गया 25 जनवरी को, उस दिन मतदाता दिवस था। तो सर उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि उसका क्या महत्व है, क्योंकि मतदाता कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उनके मतदान की क्या वैल्यू है और किस प्रकार से वो लोकतंत्र में भागीदारी कर सकते। तो मतदाता दिवस। थोड़ा सा अगर आप संविधान बनने की प्रक्रिया के अगर पीछे जाएंगे, फर्स्ट इंडिया एक्ट, सेकंड इंडिया एक्ट के पहले के अगर आप उस तरह में जाते हैं, तो आपको मतदाता दिवस की जो बात अभी आप कर रहे हैं, तो उसके अगर पूछे जाएंगे वोट का अधिकार कैसे मिला 1916-17 के, मतलब 18 के आसपास, तो आपको पता चलेगा कि अंग्रेजी तो मतलब हमारे देश में जो उपनिवेश था, अंग्रेजों के राज भारत में था, इवन उन देशों में भी जो टैक्स पे करते थे, जो व्यापार करते थे, या कुछ बड़े लोग थे, वही लोग को वोट का अधिकार था। एक आम जनता जो उस समय की कानून के हिसाब से 21 वर्ष की उम्र का रखा, बाद में अभी 18 कर दिया गया है, उनको राइट नहीं दिया गया था। तो ये सारी जो चीजें आई, तो उसमें वहां पर आंदोलन चला, इंग्लैंड में आंदोलन चला। उस आंदोलन का नाम था एडल्ट फ्रेंचाइज मूवमेंट।
वयस्क मताधिकार का आंदोलन। वयस्क मताधिकार का आंदोलन इंग्लैंड में चला, तो यहाँ जो जनसंख्या में कम है ना ब्राह्मण, उनके थोड़ा घंटी बज गई, एंटीना में सिग्नल पहुंच गया। अगर ऐसा ही रहा और भारत देश में वो जो भी कानून इंग्लैंड में पास होता है वो भारत में लागू कर दिया जाता है, तो हम तो जनसंख्या में कम है। तो जनसंख्या में कम है तो देश में राज कैसा करेंगे? तो आप देखेंगे कि उस समय भी उस जो का काफी, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी जाते हैं, तो उस समय भी काफी विरोध होता है और उन्हें लड़ झगड़ के वो सब राइट्स मिले। तो कहने का मतलब ये है, तो तब जाके उनके दिमाग में घंटी बजी कि ये जो शब्द है ना आजकल जो बड़ा प्रचारित करते हैं, हिंदू हिंदू हिंदू, वो ब्राह्मण कभी अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। इवन 1922 के पहले कभी भी उन्होंने उस शब्द का प्रयोग, हिंदू महासभा का गठन किया, बाद में 1925 में, अभी तो 100 साल होने वाले हैं, आरएसएस का गठन किया, और वो एक काल्पनिक दुश्मन पैदा किया, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, वो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है। तो इसीलिए उन्होंने उस शब्दों के आड़ में जो अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, ये शब्द के पीछे छुप के बहुसंख्यक हो जाता है और एस एस टी ओबीसी को सबको हिंदू बना देता है, और वो उसका नेता बनता है, इसलिए इस तरह से राज कर रहा है। इसलिए अल्पसंख्यक 3% ब्राह्मण देश पर राज कर रहा है, उसकी 3-3, 4-4 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां है। और हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, वो छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं, झगड़ों में उलझे हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है लोकतंत्र प्रजासत्ताक दिवस का, नहीं समझ पा रहे, इसलिए मेरे को इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है, क्योंकि बारीकियां है, लोगों को लगता है कि ये चीजें, बाइपोलर सिस्टम पैदा हो गया है। बाइपोलर सिस्टम नहीं होना चाहिए। जी मतलब कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, या उनका ये गठबंधन मान के यूपी एनपी है, तो इससे बाकी बहुजनों का क्या? तो ये जो गठजोड़ बना है, ब्राह्मण बनिया गठजोड़ बोल सकते हैं आप, मीडिया है और घराने हैं, उद्योग घराने और ब्यूरोक्रेट्स प्लस ये लोग, ये मिलकर ही देश का शोषण कर रहे हैं, संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहे हैं। ये आम को बुनियादी बातों की बात कर रहे हैं, जो बुनियादी जरूरत होती है। जब मतलब अगर आप बोलेंगे 75 साल हो गए, बच्चा पैदा होता है, 25 साल तक एक वो अपनी नौकरी पेशा परिवार बढ़ाने के लिए काम करता है, तो उसको वो हालत अच्छा नहीं है देश के अंदर कि वो आजीविका कर सके, रोजगार पा सके। छोटी छोटी चीजों पर मार दिया जाता है, उलझा दिया जाता है, बहुत सारी जो चीजें हैं, ये समस्या है। संविधान में है, उसके प्राविधान खत्म हो सकती है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। जी। जी सर, इस मुद्दे पर फिर मिलते हैं। अभी हम अमोल जी, आपके विचार गणतंत्र दिवस के ऊपर, क्या महत्व है गणतंत्र दिवस का और क्यों मनाया जाता है? अमोल जी। अमोल जी, हमारे साथ एक और मेहमान सुमेध जी भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अपने विचार रखिए गणतंत्र दिवस। हेलो, आवाज आ रही जी है सर। मैडम मेरी? जी जी, आ रही। मैं अमोल लोंढे, मैं महाराष्ट्र राज्य पुणे से हूँ, और ज्यादातर हमारे यहाँ मराठी में ही बात होती है, तो हिंदी पे इतना कमांड नहीं, फिर भी मैं बोलने का प्रयास यहाँ पर करूंगा कि आज गणतंत्र दिन की सभी मूल निवासी भाइयों को मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा का मूल्य बहुत है, क्योंकि हमारे बहुजन समाज के लोगों को ये पता ही नहीं है कि गणतंत्र दिन क्या होए, ये क्यों मनाया जाता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो फर्क है, तो हमारे बहुत से यहाँ के लोगों को ये पता ही नहीं। उसका एक सैंपल में देना चाहूंगा कि आज हमारे गांव के स्कूल में मैं गया था, तो वहां पर भी मुझे बात रखने का मौका मिला। तो मैंने स्कूल के बच्चों को एक सवाल किया कि आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, उसका महत्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था आज के दिन? क्या आज के दिन
कोई लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में भारत देश की विजय हुई थी कि उसको मना रहे, क्यों मना रहे हैं आप? क्या था या आज के दिन क्या हुआ था? आज तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ था, फिर भी ये दिन क्यों मना रहे हैं आप? तो उस वक्त वो बच्चों को भी कुछ जवाब देने को आया नहीं, और जो बैठे हुए सब मान्यवर थे, ने उनसे बात किया कि ये क्यों मनाया जाता है, आपको कोई पता है क्या? तो वो बोले कि नहीं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिन लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, ये मनाते। तो मैंने सवाल खड़ा किया कि संविधान लागू होता है तो संविधान के विषय पर चर्चा होनी चाहिए 26 जनवरी को, होती नहीं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्र का जलसा आनंद मनाया जाना चाहिए, नाच गाना होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो उत्सव मनाना चाहिए, वो मनाते नहीं हम। और 26 जनवरी को वो संविधान लागू हुआ, संविधान के तौर पर देश पे अमल होने लगा, तो उस विषय पर हमें चर्चा रखनी चाहिए। क्या कितने बच्चों ने संविधान, मैंने सवाल पूछा कि कितने बच्चों ने संविधान पढ़ा है, ऐसा मैंने सवाल नहीं किया। कितने बच्चों ने संविधान देखा है? यहाँ पे जो बैठे हुए लोग थे उनसे भी मैंने सवाल किया कि आपने भारत देश का जो कारोबार, जिस आवाज आ रही मेरी? जी सर, बोलिए। कुछ डिस्प्ले पे प्रॉब्लम आया था, तो मैंने उन लोगों को भी सवाल किया कि क्या हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत से लेके संसद का कारभार जिस संविधान से चलाया जाता है, उस संविधान आप लोगों ने देखा है? तो वो बोले नहीं, हमने देखा नहीं है। तो हम संविधान पर कैसे अमल करेंगे? हमारे लोगों को पता ही नहीं कि उसमें क्या हमारे लिए बाबा साहब ने क्या बनाया है, हमारे लिए बाबा साहब ने क्या उससे प्रावधान किया है, क्या क्या बाबा साहब की वजह से हमें मिला है, किन लोगों ने वो हमें कायदा बनाकर ठुकराया गया, वो सब बाबा साहब ने किस हालात में, किस परिस्थिति में हमें हासिल करके दिया, आज किस कदार पर वो संविधान गया, उस सभी बातों का मूल्य इन लोगों को बताना चाहिए। उस विषय पर हमारी चर्चा हुई, तो बहुत से यहाँ के लोगों को भी, जो राज करता है, उनको संविधान के बारे में कुछ भी बिल्कुल पता नहीं। और इसके वजह से सब हमारे बहुजन समाज जो नेता लोग हैं, अगर जो राज करते लोग हैं, उनको ही अगर संविधान के बारे में कुछ पता नहीं है, और जिन लोगों से हमने उम्मीद लगाए बैठे थे रोज कुछ करेंगे, तो वो लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे। उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप जैसे लोगों की वजह से ये संविधान रहना चाहिए, कितना चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणवाद यहाँ पर बहुत हैवी होने वाला है, जो हम देख रहे हैं। तो उससे संविधान को बचाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोग साथ सहयोग दे रहे हो, हम भी अपने जी जान से आपके साथ डट के खड़े रहेंगे। और मेघराज सिंह भाई साहब का मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि उनकी वजह से हम जैसे लोगों को फिर चेतना मिली, फिर से हमें एक हौसला मिला, और हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर इधर बहुत बड़े पैमाने पर हमारी जान की बाजी लगाकर काम करेंगे, ऐसा विश्वास देता हूँ, और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय मुल्ला। जी, बहुत धन्यवाद। मिलिंद जी, जिस प्रकार हम गणतंत्र दिवस की इतनी चर्चा कर रहे हैं, आपने इस मुद्दे पर बात छेड़ी भी थी कि गणतंत्र आखिर क्या होता है। तो आज क्या हम भारत को गणतंत्र, क्या भारत को रिपब्लिक कह सकते हैं? क्योंकि जो विशेषताएं एक गणतंत्र में होनी चाहिए, क्या वे भारत देश में आज विद्यमान है? मिलिंद, अपने विचार। संविधान में सारे प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26
नवंबर 1949 को ही कहा था, संविधान सौंपते समय, जिसको संविधान दिवस मनाते हैं ना, 26 नवंबर 49 को। 26 जनवरी 2 महीने बाद तो लागू हुआ। क्या संकेत किया था? संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके प्रावधान कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर लागू करने वालों की नियत सही नहीं है तो वो संविधान असफल ही माना जाएगा। साथ में यह भी चेताया था सत्ताधारी लोगों को या संविधान के जो लागू करने वाले लोग, आप लोग अगर इस संविधान पर, इस आर्टिकल पर सही सही अमल अगर नहीं करोगे तो देश के अंदर क्या होगा? रिवॉल्यूशन आएगा, उबाल आएगा। जो असंतुष्ट लोग हैं ये संविधान को उखाड़ के फेंकेंगे या विद्रोह करेंगे। अब सवाल इस बात का है, इस बात को हमारे लोगों ने कम समझा, ब्राह्मणवादी लोगों ने ज्यादा समझा, और उन्होंने प्लानिंग कर दिया जिस दिन से लागू हुआ उसके दूसरे दिन से ही कि इस पर बिल्कुल ही अमल नहीं करना है और इसकी जानकारी बिल्कुल ही देना नहीं है जनता को। अब जनता को जानकारी ही नहीं होगी, जानकारी अभी तक नहीं होने दी उस पैमाने पर जितनी होनी चाहिए। तो इसीलिए ना ही इसका कोई सिलेबस बनाया जाता है, प्राइमरी लेवल से लेकर आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन तक विस्तृत कोई चर्चा नहीं होती है, कई बातें नहीं होती है। और जो लोग कर रहे हैं वो अम्बेडकराइड और बुद्धा फुले शाहू अम्बेडकर के जो लोग हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, या कुछ संगठनाएं, सामाजिक संगठनाएं, वो लोग कर रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल पर देंगे तो देखेंगे तो आप तो कुछ नहीं, खाली झंडा फहराते, गीत खाते और सलामी ठोकते और आगे बढ़ जाते हो, तो कुछ भी नहीं है। और कोई भी मीडिया चैनल, कोई भी अखबार इस पर उसका डिबेट और डिस्कस नहीं करते हैं। तो ये इसके लिए आम जनता को उसका पता नहीं है। तो ये हम लोग की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। और अब जितनी ही जागरूकता बढ़ेगी उतने संविधान मजबूत होगा। लेकिन आज परिस्थिति में देखते ही कि वो दरकिनार करते हुए सारी चीजें बढ़ रही है। क्योंकि एक दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आज के दिन ही अगर आप, जैसे भाई साहब अभी तो महाराष्ट्र थे ना, तो अमोल जी, और ये अभी एटीएस में वो व्यक्ति थे महाराष्ट्र के बड़े, वो उन्होंने किताब लिखा है, वो विल कर कर। उस किताब में वो ऐसे हाईकोर्ट के सामने या कोर्ट के सामने ऐसे एविडेंसेस आए हैं, जो सेना में वो लोग रहते, वो साफ साफ बोलते कि आई हेट कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर नॉट इंडियंस। तो वो लोग, इस तरह के लोग उस पदों पे रहते हैं और उन्होंने ही जानबूझ के उसको मारा। ये सारे रिकॉर्ड है, मतलब जुडिशरी का रिकॉर्ड है, एविडेंस का रिकॉर्ड है, मालेगांव बम ब्लास्ट में जो चीजें मिली है। और ऐसे लोग जो उस पहुंचते हैं, संसद बनते हैं, सातवा में रहते हैं, आरएसएस के लोगों ने किया बम ब्लास्ट। ये तो आतंकवादी संगठन है और ऐसे लोग जो देश को संचालित कर रहे हैं, तो संविधान कैसे सुरक्षित रह सकता है? इसलिए हमारे लोग को खड़े होना चाहिए। और रही बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो वोट का अधिकार है, आज का वोट का अधिकार ईवीएम की वजह से तो जीरो कर दिया ना। ये तो मशीन से चुने हुए पर चुन के आते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। सारे सुप्रीम कोर्ट के लोग भी हल्ला करे कि इतना वोट कैसा पड़ गया, इतना सारी चीजें कैसे होगी, बैलेट पेपर क्यों नहीं होता है। जितनी डेवलप कंट्री है आप देखेंगे अमेरिका से, उन लोगों ने रिजेक्ट किया ईवीएम को, बैलेट पेपर से चुनाव होते। अभी डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए। लेकिन ये जानबूझकर इनकी साठ गांठ है और ये दबाना चाहते हैं। इसलिए जन संविधान के संवैधानिक तरीके से जागरूकता होते हैं, लोगों को जन आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए, तो बड़ी बड़ी समस्या का समाधान होता है। और जैसे कि अन्य देशों में हुआ है, यही एक इसको विकल्प है। क्योंकि उन्होंने जो डेमोक्रेसी, जो आज हम लोकतंत्र बोलते हैं, प्रजासत्ताक दिवस बोलते हैं, इसके जो 4 पिलर है, सबसे बड़े 4 पिलर है, उस चारों पिलर पर इन्हीं लोगों का कब्जा होकर हमारे लोग दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती, ना कोई पार्टी, ना सारी जो चीजें हैं। और हमेशा इनको लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी चीजों में उलझा के रखा जाता है। इसलिए ये बड़ी जो चीजें सोचने वाली बात है, इंटेलेक्चुअल्स वाली जो बात है, लोग आदमी नहीं सोच पाते हैं। इतना उलझा के रखा है, इनको टाइम ही नहीं बेचारे को, दो पेट की रोजी रोटी के लिए उलझे हुए हैं, अनाज के लिए उलझे हुए हैं, क्या करेंगे? इसलिए वो अंदेशा है सभी को कि ये संविधान खतरे में है, इसको बचाना जरूरी और ऐसा लगता है कि जब भी हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमें अपनी आप की समीक्षा करनी चाहिए कि पिछले वर्ष जब हमने गणतंत्र दिवस मनाया और आज जब हम मना रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आया, कितना आगे हम बढ़े। तो ऐसी चीजें, अपने विकास को, अपने आप की आत्म समीक्षा हमें करते रहना चाहिए। और सर, अब हमारे साथ एक और मेहमान श्रीकांत जी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी अपना माइक और कैमरा खोल दें ताकि आपके विचार भी रखे जा सके। श्रीकांत जी। जी सर।
आज जैसे कि गणतंत्र दिवस है, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैडम। आपको भी सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना है। आज लगभग मेरा आवाज आ रही है मैडम? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। हम आपसे जी। ये जानना चाहेंगे कि जो आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसका महत्व क्या है और किस रूप में इसे मनाया जाना चाहिए, और जो गणतंत्र है, जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था, उसे हम और किस प्रकार से बेहतर कर सके ताकि अच्छे से हमारे देश की व्यवस्था चल सके, संविधान संचालित हो सके। श्रीकांत जी। ओके, धन्यवाद मैडम। मेरा नाम श्रीकांत होवाल है। मैं फ्रॉम महाराष्ट्र पुणे से हूँ और लगभग 25 साल से सोशल वर्क में हम लोग काम कर रहे हैं। हमसे जैसे सामाजिक संगठन में 25 साल लगभग हम लोगों ने दिए हैं और लगातार हम काम भी कर रहे हैं अभी तक। और आज तो गणतंत्र दिन है। पहले सभी साथियों को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं हैं। और आज लगभग 75 साल बीत गए हमारे संविधान को जो इम्प्लीमेंट करना था उसके लिए। 26 जनवरी 1950 से आज 2025 को अगर हम देखते हैं तो संविधान लोगों के अंदर ना के बराबर उतरा है। ये जानबूझकर ये व्यवस्था ने किया है कि संविधान की पहचान लोगों को ना होने जाए। जैसे उन्होंने हर घर तिरंगा का ये अभियान चलाया था 1 महीना भर अमृत महोत्सव के समय में, वैसे नरेंद्र मोदी और किसी सरकार ने, स्टेट्स गवर्नमेंट ने या नेशनल गवर्नमेंट ने हर घर संविधान ये व्यवस्था नहीं चलाई। अगर ये चलाई होती तो हर घर के लोगों को संविधान के बारे में थोड़ा बार ये इंफॉर्मेशन जरूर होती। और अगर संविधान हर घर संविधान की मुहिम अगर सरकार ने चलाई होती तो बच्चों को भी उसके बारे में मालूम होता, स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को उसके बारे में जानकारी होती। मैं बहुत सारे कॉलेज में शिक्षा स्कूल में गया है और वहां जाके देखा भी है कि बहुत सारे टीचर लोगों को भी 15 अगस्त और 26 जनवरी का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। क्योंकि 15 अगस्त में तो हमारे बहुत शूरवीर लोगों ने खुद को शहीद होके इस देश को आजाद किया है। उनको हम तो सैल्यूट करते ही है और करेंगे, ये हमारा फर्ज है और करना भी चाहिए। लेकिन 26 जनवरी को टीचर लोगों को भी पता नहीं, उनको भी ऐसा लगता है कि 26 जनवरी को भी ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन उनको ये अगर पता होता कि 26 जनवरी ये संविधान इम्प्लीमेंटेशन का दिन है तो उस दिन में वो स्कूल में संविधान के बारे में बच्चों को पढ़ाते, संविधान के बारे में डिबेट होता, डिस्कस होता, उसके बारे में कंपटीशन रखा होता तो ज्यादातर बच्चों उसके बारे में जान सकते थे। लेकिन ऐसा जानबूझ कहा जाता है। रियल में कल्चर प्रोग्राम कभी होना चाहिए, कल्चर प्रोग्राम तो 15 अगस्त में होना चाहिए। लेकिन वो कर रहे कभी 26 जनवरी को। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 26 जनवरी का महत्व ही लोगों को पता ना चले, इसलिए वो 26 जनवरी को ओनली कल्चर प्रोग्राम में खाली लोगों को दिखा के खुश करने का मामला है, बाकी कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि संविधान की प्रियम्बल है, प्रियम्बल में हम लोगों को भी बताया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमको ये डेमोक्रेसी है, ये गणतंत्र है, ये लोकशाही है, ये समाजवादी देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। ये सार्वभौम देश है। ये अगर सार्वभौम देश है, ये अगर लोगों को पता होता तो लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना ज्यादा बढ़ती। लेकिन आज के समय में देश की भावना ज्यादा न बढ़ते समय लोगों के अंदर जाति और धर्म की भावना ज्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का यही कारण है कि संविधान को इंप्लीमेंट नहीं किया है, संविधान की जो मूल्य है उनको बताए नहीं जा रहे हैं। और जिस समय में उनको बताना जाना चाहिए था उस समय में अगर ना बताने की वजह से वो लोग ज्यादातर देश को कम भाव देते हैं और जात और धर्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। इससे देश को खतरा है
और ये आगे जाके हर व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जातिवादी बनेगा और धर्म के प्रति ज्यादा से ज्यादा आकर्षित होगा तो ये देश का सत्यानाश होगा। क्योंकि संविधान लिखते समय हर लोगों को ऐसा लगता था, बहुत सारे विद्वान उसी समय में थे, बैरिस्टर भी उसी समय में थे, उन्होंने जब प्रियम्बल में लिखना शुरू कर दिया तो बहुत सारे लोग, हिंदू लोग थे, मुस्लिम लोग थे, इधर समाज के भी लोग थे, उनको ऐसा लगा कि अगर हम संविधान की शुरुआत करते हैं तो चलो हम इसे भगवान के रूप से, ईश्वर के रूप से शुरू करेंगे। कुछ लोगों को लगा था कि नहीं नहीं, हम मुस्लिम लोग हैं तो इसको अल्लाह ताला के नाम से शुरू करेंगे। लेकिन बाबा साहब ने जानबूझकर ये नाम दिया कि ये अल्लाह ताला से भी शुरू नहीं होगा, ये ईश्वर से भी शुरू नहीं होगा, ये गॉड से भी शुरू नहीं होगा, ये बुद्धा से भी शुरू नहीं होगा, ये पीपल से शुरू होगा, विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये जानबूझ के क्यों डाला है? क्योंकि ये संविधान लोगों के लिए बनाया हुआ है, या तो किसी धर्म और जात के लिए नहीं बनाया है। हमारे देश के अंदर बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे जाति के लोग हैं, लेकिन देश की कोई जातियां नहीं होगी, देश का कोई धर्म नहीं होगा। ये अगर शिकायत, ये शिकवन अगर स्टूडेंट के अंदर जाती तो स्टूडेंट ये जातिवादी धर्मवादी नहीं बनते। ये आरएसएस जानबूझकर, बीजेपी वाले आरएसएस जानबूझकर स्कूल में संविधान की विचारधारा पनपने नहीं दे रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारे जैसे लोगों ने संविधान के बारे में हर महीने संविधान पर ही डिबेट रखनी चाहिए, संविधान पर कंपटीशन रखनी चाहिए, संविधान पर स्कूल के अंदर स्पर्धा रखनी चाहिए। ऐसे स्पर्धा करके, ऐसे छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके, कॉलेज के बच्चे को इकट्ठा करके महीना 2 महीना में किसी संगठन या समूह के हम लोगों ने आगे आके उसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखनी चाहिए। लोगों का हौसला बढ़े, स्टूडेंट का हौसला बढ़े, इसलिए उनको कंपटीशन के बारे में सर्टिफिकेट या अवार्ड देना चाहिए। तो लोगों के अंदर ज्यादा जिज्ञासा बढ़ेगी और संविधान लोगों को जितना नीचे पनप जाएगा, नीचे तक जाएगा, उतना लोगों के अंदर नेशन के प्रति भावना पैदा होगी। आज नेशन के प्रति भावना कम है, लोगों को पता नहीं है जो नेशन होना चाहिए उसको भी लोग हिंदुस्तान कह रहे हैं। और बहुत सारे नेताजी भी, जो समाजवादी लोग हैं वो भी इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, जो पुरोगामी है वो भी इसको हिंदुस्तान कहते हैं, जो प्रतिगामी है वो भी हिंदुस्तान कहते हैं। और संविधान के अंदर लिखा हुआ है, ये मालूम होने के बावजूद भी जिसको हम पुरोगामी कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, सेक्युलर कहते हैं, वही लोग भी इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो उन लोगों को भी हम लोगों के स्टेज पर लाके उनको थोड़ा समझाना चाहिए। अगर उनको नहीं समझाएंगे, उनको नहीं सुधारेंगे तो वो भी जानबूझ के या अनजाने से आरएसएस के हाँ में हाँ डाल के काम करेंगे। तो हमारा ज्यादा फर्ज बनता है। आदरणीय खालसा साहब है, आप सभी टीम है, आप अगर ये काम हाथ में लेते हो तो हमारे जैसे बहुत सारे योद्धा लोग हैं, बहुत सारे तरुण लोग हैं, हम भी राह देख रहे कि आगे आके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी भारतीय जो भी इधर अदर कंट्री में जो काम कर रहे हैं उनको भी संविधान के बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए हम सभी लोगों ने पहल करनी चाहिए और पहल करने के लिए हमारा साथ सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। इतना ही इस मौके पर कहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। और जिस प्रकार से ये सीरीज चल रही है, आप इस सीरीज के माध्यम से जुड़कर अपनी समाज सेवा को और बेहतर बना सकते हैं, ताकि संविधान के बारे में जागरूकता लोगों के अंदर अच्छे से फैल सके और लोग संविधान को समझ सके और उसके ऊपर अपने कार्य कर सके। अब हम मिलिंद जी आपसे इसी मुद्दे पर बात करेंगे, जिससे सर ने कुछ समस्याएं बताई है कि लोगों को, जैसे अमोल जी ने भी बताया था, श्रीकांत जी ने भी बताया, एक मौलिक समस्या है कि इतनी सामान्य समझ कि बहुत सारे लोगों को नहीं होती कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस अलग अलग बात है। बस उन्हें इतना पता होता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस, लेकिन वो क्यों मनाया जाता है ये नहीं पता। तो सर 2 सवाल मेरे हैं कि एक तो हम इन दिनों में, जैसे आज गणतंत्र दिवस है, तो उस दिन क्या ऐसा स्पेशल किया जाए ताकि लोगों में अचानक ऐसी जागरूकता फैले कि हाँ ये आज के दिन इस प्रकार से मना रहे हैं तो
गणतंत्र इस चीज को हम गणतंत्र बोलते हैं, संविधान ये होता है, संविधान में क्या क्या मूल बातें होती है वो समझ सके, और लॉन्ग टर्म में यानी कि पूरे वर्ष जिस प्रकार से लोग इस संविधान के बारे में जान सके, तो वो हमें क्या करना चाहिए? एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो उपाय हम जानेंगे मिलिंद। देखिए, ऐसा तो ये सरकार का कार्य है, शासन का कार्य है, लेकिन शासन है या सिलेबस बनाना चाहिए, जैसी बात की श्रीकांत जी ने कहा या अमोल सर ने कहा। अब शासन जानबूझ के क्यों करेगा, अपने पैरों पे क्यों कुल्हाड़ी मारेगा? जैसे कि मैंने कहा 3% ब्राह्मण है, वो तो जानबूझ के इसको, उनके लिए तो उसी समय से खतरे की घंटी बज गई है। तो वो संविधान लागू होने से बाद से तो दूसरे दिन से ही उसके पन्ने फाड़ना चालू किए हैं, तो वो क्यों करेंगे ऐसा? अब सवाल है कि जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो ये लोग भी तो उन्हीं से मिली भगत है, आरएसएस और उसके भगत है, तो ये भी नहीं करना चाहेंगे। अब आम जनता, आप देखेंगे जब से इंटरनेट का जमाना आया, कंप्यूटर का जमाना आया, यूट्यूब और सोशल मीडिया जब से आया, तभी से कुछ सामाजिक संगठनाएं, उनके कार्यक्रम और उनके प्रचार प्रसार यूट्यूब और अन्य माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लाए और होने लग गए। और तब जाके कुछ लगा कि नहीं, बहुत सारा चीजें हो रही, नहीं तो लोगों के अंदर अभी जो निराशा का भाव था, अभी आशा की किरण जगी है। और युवा पीढ़ी अभी बहुत सारी चीजें लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अभी ग्लोबल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया जो ग्लोबल मीडिया हो गया है, क्योंकि ये ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि इनका जो सर्वर होते इनके होते कहीं भारत में नहीं है। फिर भी कुछ जगह वो बैठे हुए, जैसे ट्विटर वगैरह है, अन्य चीजें है, वो करते हैं और उनके आईटी सेल्स बने हुए। क्योंकि हम बहुजन जिनको समाज बोलते हैं, जिनके लिए संविधान है, और ये बहुत बड़ी आबादी है। अगर 140 करोड़ की बात करेंगे तो हम लोग 100 करोड़ के ऊपर है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी बात है जागरूकता वाली जो बात है, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, कि ये जिस तरह के प्रोग्राम बनाने के लिए, बहुत बड़े पैमाने पर करने के लिए, अगर चैनल, अगर वॉइस ऑफ मानवता ये काम करता है, तो ऐसे हजारों चैनलों की इसके लिए जरूरत है। और केवल खाली चैनल के माध्यम से ही नहीं, तो जो संगोष्ठियां है, रैलीज है, या प्रचार प्रसार के लिए, जैसे कहा ना कि तिरंगा यात्रा, ऐसे अलग अलग यात्राएं भी निकाली जा सकती है, कि जागरूकता अभियान निकाला जा सकता है, और लोग कर भी रहे। और जिसकी जितनी, जिस लेवल पर जिस संगठन शक्ति है, जिस लोगों की जितना है, उस लेवल पे लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन है, उसकी जो स्पीड है कई गुना है, क्योंकि उनके पास साधन संसाधन बहुत है, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया है। और जो खास करके ये जैसे यात्रा निकालते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भीड़, पैसों के बल पर भीड़ इकट्ठा करते हैं। नेता लोग हैं, अगर हमने अभी देखा तिरंगा यात्रा के समान, स्कूल और कॉलेज वाले बच्चों को पेट्रोल के लिए 500-500 रुपए दीजिए, 500-500 रुपए में डाले भीड़, और वो एक रोड पे निकलते थे, एक माहौल बनाते उस बीच में। उस तरह का माहौल नहीं बन सकता, क्योंकि विचारधारा की बात है, समझदारी की। यहाँ पर तो लोगों को समझा के ही जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अधिकतर जो बोलते ना युवा लोग है, वो क्या है, मिसाइल जरूर है, लेकिन मिसगाइडेड मिसाइल है, मिसगाइड कर दिया गया है, मिसगाइड मिसाइल है। और उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, तो लगता है कि यही सही है। तो इसकी शुरुआत तो वैसे होती है, अभी देख रहे होंगे बचपन, मतलब अगर सरस्वती शिशु मंदिर से लेकर उनका ट्रेनिंग कैंप चालू होता है, कि उसके अंदर जहर, मतलब वो वाला भर देते हैं दिमागी, कि वो उस तरह की चीजें वो हेट करने लगते हैं। जब जहाँ जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है, बुद्ध का नाम आता है, जो महापुरुषों का जो समय से, ये लड़ाई तो उस समय से चल रही है ना। अगर आप देखेंगे एक संविधान में, तो आप एक मूवमेंट मिला है हमको, लेकिन लड़ाई की अगर आप बात करेंगे, तो संतकों आंदोलन से लेकर सारी चीजें चल रही है। जैसे अभी खालसा जो पंथ है, जो सिखों के 10 गुरु है, वहां से ये चीजें चल रही है। जो मनुस्मृति के विरोध में है, वो लोग बोले ना, हथियार नहीं रखना, सारी चीजें नहीं रखना, वो सारी चीजें करना, वो वहां से चल रही लड़ाई। और लड़ाई अभी निर्णायक मोड़ में है, निर्णायक मोड़ में है। अभी दिखाई नहीं दे रही हमको कि वो चीजें है, लेकिन वो अंदर से डरे हुए हैं। लेकिन हमारे लोग का सबसे बड़ा अभी जो काम है, मुझे ऐसा लगता है कि मनोबल गिरा हुआ है, मनोबल को उठाने की जरूरत है। बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, समझने लग गए हैं, लेकिन एक टुकड़ा टुकड़ा में समझने लग गए हैं। उसको यूनाइटेड रूप में एक रिवॉल्यूशन होता है ना, एक ही दिन में ऐसा होना चाहिए, तो वो चीजें नहीं हो पा रही है। उसके कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन की ज्यादा जरूरत है। जागरूकता तो आ रही है, लेकिन आपस में सामंजस्य, जो सामाजिक संगठनाएं हैं, राजनीतिक संगठनाएं हैं, उनको करने की जरूरत है। क्योंकि एक आज के समय में उदाहरण दूंगा, अगर ये सत्ता पे बने हुए हैं ना, हम लोग उनको अगर बोलेंगे, या ज्यादा ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मण मजबूत होता है, हमारे लोग 136 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है,
तो क्या 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर सही ठीक किया जाए तो सत्ता तो आज भी गिर सकती है मोदी की। लेकिन इनको उन्होंने गुलाम बना के रखा, सबसे बड़ी बात ये जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो संसद चुनकर गए, यही लोग को ठीक किया जाए, और जिस जनता से जिस एरिया से चुन के जाते हैं वो लोग ही उनकी अगर खबरदारी ले ले तो वो तो इधर से कटेंगे, मतलब जनता से कटेंगे या वहां से कटेंगे। तो ये मुझे लगता है इनको टारगेटेड पिन पॉइंटेड प्रोग्राम बना के कुछ ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है तो रिजल्ट आ सकते हैं। और बाकी तो बहुजनों के जो नेता है उनको तो आप देख ही रहे हो किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करते हैं, जेलों में ठूसते हैं, और ये प्रक्रिया चले, वो तो करेंगे, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं और ऑर्गेनाइज वे में अगर चीजें करते हैं तो रिवॉल्यूशन आना है। क्योंकि देश में बुद्धा के बाद, सम्राट अशोक के बाद भारत देश में रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, क्रांति नहीं हुई। उस तरह की क्रांति हुई है, मतलब संवैधानिक क्रांति हुई है, लेकिन जो जन क्रांति होना चाहिए वो जन क्रांति की जरूरत है। जन क्रांति होगी तभी समस्या का समाधान होगा। जी तो यानी जब लोगों को पता चलेगा कि आखिर संविधान होता क्या है, संविधान में क्या बातें लिखी है, तभी वो संविधान पर चल सकेंगे। और अगर कुछ कार्य संविधान के अनुरूप नहीं हो पा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकेंगे। तो आज अमोल जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा संविधान के बारे में बताएं कि क्या क्या मूल बातें हैं जो आज के दिन सभी लोगों को जाननी चाहिए। अमोल जी। जी मैम। जी सर। संविधान की वैसी बातें जो सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आखिर संविधान किस तरीके से गढ़ा गया। बहुत सारी बातें है बताने की संविधान के संदर्भ में। जिस हालात में संक्षिप्त बाबा साहब विशेषताएं हम जानना चाहते ठीक है, आवाज आ रही है? हैं। जी जी। जिस हालात में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये संविधान लिखा, इन लोगों के लिए ये संविधान लिखा, तो ये संविधान क्यों लिखा, यहाँ पे अगर हम लोगों को समझा सके तो ज्यादा बेहतर होगा लोगों को। जिन हक अधिकारों को, जो मूलभूत हक अधिकार हमें नैसर्गिक थे, उससे भी पाबंदी ब्राह्मणों की वजह से हमें लगाई, जिसे हम मनुस्मृति देखते। 1950 से पहले इस देश में एक संविधान था और उसका नाम मनुस्मृति। कायदा बनाकर हमें गुलाम बनाया था, कायदे बनाकर हमें संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं था, हमें गांव में आने का अधिकार नहीं था, हमें बोलने का अधिकार नहीं था, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, हमें किसी चीज का हमें अधिकार नहीं था। और एक ऐसी चीज हमारे से गलती से भी हो जाती थी तो हमें शासन बहुत कड़क किया जाता था, दर्दनाक था। ये सब बातें हमारे समाज को बताना चाहिए, तब हमें इसका मूल्य समझ में आएगा, संविधान का मूल्य समझ में आएगा कि हमें जो आजादी मिली है, आज हम जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ढंग से रह रहे हैं, ये सभी अधिकार हमें ईश्वर से मानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखे हुए संविधान से मिले। कलम नंबर 19 से और 21 के पहल क्या बोलते हैं हिंदी में, जो कलम नंबर आर्टिकल 19, उसकी वजह से मैं आज बात कर रहा हूँ। अगर ये कलम नहीं होता या संविधान नहीं होता तो मेरी जीभ अभी जुबान काट दी होती। वो उतना जाचक तरीके का वो अनुशासन ब्राह्मणों ने शासन बनाया था, तो वो हमारे लोगों को समझना चाहिए और वो समझाने की जरूरत है कि 1950 से पहले क्या हमारे किसी भी घर में कोई भी चपरासी के नौकरी नहीं था, तो क्या हमारे पुरखे नालायक थे क्या?
तो ऐसा नहीं, हमारे पुरखों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं था, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला। अब हमारे लोग डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, सभी क्षेत्र में हम कार्यरत, तो उसका उसका जो श्रेय है वो संविधान को ही जाता है। संविधान की वजह से हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार मिला, राजनीतिक करने का अधिकार मिला। ये सब बातें हमें लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाकर रणनीति बनाकर इसका प्रोग्राम लगाकर वो बताना चाहिए, और लोगों को अगर हम पहल करेंगे, काम करेंगे, तो लोगों को समझने में ज्यादा देर नहीं लगे। इतना ही धन्यवाद। जी अमोल जी, धन्यवाद। तो आज हमने संविधान के ऊपर चर्चा की, साथ ही गणतंत्र दिवस के ऊपर भी एक सार्थक चर्चा हमारी हुई। हमारे साथ जुड़े श्रीकांत जी और मिलिंद जी और अमोल जी, आप इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस संविधान की सीरीज के माध्यम से संविधान को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम ऐसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं हमारे मेहमानों से दरख्वास्त करूंगी कि आप आने वाले समय में भी इसके साथ जुड़ते रहें, ताकि ये प्रोग्राम भी आगे बढ़ सके और ये जो आपका चिंतन है ये लोगों के साथ, समाज के साथ जुड़ सके। तो आज के लिए धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले डॉक्टर हरचंद सिंह जी, अमेरिका वाले, प्रोड्यूसर ऑफ शुद्रा टू खालसा मूवीज, सर का बहुत बहुत आभार। और हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीना चौहान इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करती हूँ, और साथ ही दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूँ कि वो जुड़े और उन्होंने इस चर्चा का लाभ उठाया। आने वाले समय में फिर से मिलते हैं। वॉइस ऑफ मानवता आप सभी का धन्यवाद। Meghraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world. Book number 2. How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3. We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4. How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5. How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyayog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done. संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे।